नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित क्लास के बारे कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है BS सिक्स्थ व्हीकल्स के लिए अलग से कलर बैंड जारी कर दिया गया है। 8 जून 2020 को सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BS सिक्स्थ व्हीकल्स के नंबर प्लेट स्टिकर्स के लिए अलग से कलर बैंड जारी किए हैं और यह आदेश BS सिक्स्थ व्हीकल्स के लिए मौजूदा स्टिकर के ऊपर 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई की एक हरी पट्टी को लगाने के लिए अनिवार्य बनाता है। और जिसके अंतर्गत ये जो हरी पट्टी लगाई जाएगी, इसमें BS सिक्स्थ वाहन के जो रजिस्ट्रेशन और उसके ईंधन के प्रकार, अर्थात वह पेट्रोल से या डीजल से या CNG से किससे चलने वाला वाहन है, उसमें ईंधन किस प्रकार का काम में लिया जाता है, इसकी जानकारी देना, उसका विवरण देना उसके अंदर आवश्यक होगा। पेट्रोल ईंधन वाहनों के स्टिकर में नारंगी रंग होना चाहिए और डीजल ईंधन वाहनों के अंदर जो स्टिकर है उसमें नीला रंग होना चाहिए। इस तरह से ये जो पेट्रोल और डीजल के लिए क्रमशः नारंगी और नीले रंग के जो स्टिकर हैं उनको फिक्स किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत स्टेज उत्सर्जन मानक अर्थात भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, जिसे BS एमिशन स्टैंडर्ड्स भी कहा जाता है। यह भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया उत्सर्जन मानक है जो कि यूरोपियन रेगुलेशन पर आधारित है। अर्थात यूरोपियन रेगुलेशन से तात्पर्य है जो यूरोप के जो मानक हैं उन पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य वाहनों के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है। भारत स्टेज यानी BS के जो मानक है और उनकी समय सीमा CPCB अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निश्चित की जाती है। यह जो मानक है यह देश में पहली बार वर्ष 2000 में लागू किए गए थे और देश में नए वाहनों का निर्माण इन मानकों के आधार पर ही अब किया जाता है। अक्टूबर 2010 के अंदर BS थर्ड जो स्टैंडर्ड है उसे पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया था और वर्ष 2017 अप्रैल 2017 से पूरे देश में BS फोर्थ के जो स्टैंडर्ड है वाहनों के लिए वो पूरे देश में लागू किए गए। वर्ष 2016 के अंदर सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई कि BS फिफ्थ को लागू नहीं किया जाएगा और इसके स्थान पर डायरेक्ट BS सिक्स्थ ही लागू किया जाएगा। भारत सरकार की अब जो योजना है उसके अनुसार वर्ष 2020 से BS सिक्स्थ के जो मानक हैं उन्हें लागू करने की योजना बनाई गई है। मनरेगा को उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में अब तक मनरेगा कार्यक्रम के तहत 1,01,0500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और हम बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, तो इस एक्ट के अधीन, इस एक्ट के तहत ये जो राशि आवंटित की गई है 1,01,500 करोड़ रुपए की जो राशि है वह अब तक की अपनी लॉन्चिंग से लेकर इस स्कीम की लॉन्चिंग से लेकर अब तक सबसे बड़ी जो राशि है वह इसके लिए लॉन्च की गई है, इसके लिए आवंटित की गई है। अब भारत सरकार ने पहले ही इसके लिए 31,493 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और अब तक 6.69 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत काम दिया गया। मई 2020 में प्रतिदिन योजना के लिए 2.51 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस योजना के तहत जो सिंचाई, इसके अलावा जल संरक्षण और बागवानी, इस प्रकार के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह जो योजना है उन लाभकारी कार्यों पर केंद्रित है जो कि आजीविका को बढ़ावा देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवासी कामगारों के बारे में। तो जो मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है इसको यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया गया है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपने गांव में लौट आए हैं वे अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से आसानी से कर सकें। तो इसके लिए इस मनरेगा स्कीम को मजबूत भी बनाया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना के तहत जो मजदूरी दर है उसे 182 रुपये से बढ़ाकर के 202 रुपये कर दिया है। पहले यह जो राशि थी वह 182 रुपये प्रतिदिन थी और अब उसे बढ़ाकर के 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया, अर्थात 20 रुपये प्रतिदिन की इसमें वृद्धि की गई है।
अब जल जीवन मिशन की बात करें तो गहन श्रम गहन जल जीवन मिशन को सक्रिय रूप से पूरे देश के अंदर लागू किया जा रहा है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मनरेगा मजदूरों को काम के घंटे अधिक से अधिक मिल सकें। अब इसके अलावा जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वो देश के सभी घरों के अंदर स्वच्छ नल का पानी पहुंचाना है। और मोदी सरकार की जल जीवन मिशन स्कीम, जिसे हर घर जल योजना भी कहा जाता है, उसके तहत ऐसे सभी इलाकों के अंदर 2024 तक पानी को पाइप के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां पर पीने तक का पानी भी उपलब्ध नहीं है, और इसे पूरा करने के लिए सरकार निरंतर कार्य भी कर रही है। अगला टॉपिक है अर्पित। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में जो पृथक परिवहन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन यानी अर्पित विकसित किया है, जिसका उपयोग कोविड-19 से पीड़ित गंभीर रोगियों के परिवहन के लिए किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने एक हवाई निकासी प्रणाली की आवश्यकता की पहचान की, जो हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 के रोगियों से संक्रामक एरोसोल के प्रसार को रोक देगी, और इसे अब अर्पित के द्वारा पूरा किया गया है। भारतीय वायुसेना ने अर्पित को विकसित करने के लिए स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग किया है, और इसे मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है उसकी पहल को बढ़ाने के इरादे से किया गया, और इसके अंदर IAF को लगभग 60,000 रुपये का खर्चा करना पड़ा है। और ये जो प्रणाली है वह हल्के वजन की है, क्योंकि यह विमानन प्रणाली प्रमाणित जो सामग्री है उससे बनाई गई है, अर्थात इसके जो इस प्रणाली को निर्माण करने के लिए जो विमानन प्रणाली के जो पार्ट्स होते हैं, सामग्री होती है, मटेरियल्स, उनका यूज किया गया, जिससे कि इसका वजन कम रहे। अर्पित जो है वह इस वायरस को नष्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन का उपयोग करता है, और इंडियन एयरफोर्स है वह अब तक 7 अर्पित को शामिल कर चुकी है, जिसे एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। मिशन सागर, और इस मिशन सागर के तहत INS केसरी हाल ही में सेशेल्स में पहुंच गया है। इंडियन नेवी का जो जहाज है केसरी, वह मिशन सागर के तहत कोविड-19 से संबंधित दवाएं प्रदान करने के लिए सेशेल्स में जो पोर्ट विक्टोरिया है वहां पहुंचा है, और वह कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा मिशन सागर लॉन्च किया गया था, जिसके तहत भारत सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए विदेशों के अंदर सहायता प्रदान कर रही है। जैसा कि ये जो मिशन सागर है, इसके अंदर जो सागर पहल, इसका पूरा नाम हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अर्थात एक विशेष क्षेत्र जिसके अंदर जो दक्षिण जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसे टारगेट किया गया है इसके अंदर। तो उस क्षेत्र के अंदर सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि इसकी फुल फॉर्म के नाम में ही यह झलकता है कि यह सहयोग, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन का प्रारंभ किया गया है, जो कमज़ोर जो देश हैं उनकी सहायता के लिए इसे स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत ने दक्षिण हिंद महासागर में देशों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए मई 2002 के अंदर मिशन सागर लॉन्च किया था। पहल के एक हिस्से के रूप में जो मालदीव, इसके अलावा मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स, इनको आवश्यक आपूर्ति की जानी थी। इस मिशन ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट और इसके अलावा जो मेडिकल हेल्प यानी चिकित्सकीय सहायताएं और विशेष आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं उनकी आपूर्ति भी की है। इस मिशन के तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स को आयुर्वेदिक दवाओं और कोविड-19 से संबंधित दवाओं की आपूर्ति की, और यह मिशन PM मोदी के सागर दृष्टिकोण से प्रेरित था। और इसका जैसे पूरा नाम बताया अभी आपको, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस सागर जो स्कीम है, सागर जो इनिशिएटिव है उसका पूरा नाम है। भारत डेनमार्क ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत भारत के ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय ने ऊर्जा सहयोग पर एक MOU पर हस्ताक्षर किया, अर्थात एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश अपने दीर्घकालिक ऊर्जा योजना, अपतटीय पवन, ग्रिड कोड के समेकन,
बिजली संयंत्रों को प्रोत्साहित करने, बिजली खरीद समझौतों के लचीलेपन को बढ़ाने, इस तरह के क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। और ये जो एमओयू अभी हाल ही में साइन किया गया है, इससे भारत के जो बिजली बाजार हैं उनमें काफ़ी हद तक लाभ की उम्मीद भी जताई जा रही है। और इसके लिए जो विशिष्ट विवरण स्थापित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाया जाएगा। अब डेनमार्क के बारे में जानें तो अप्रैल 2020 के अंतर्गत अप्रैल 2020 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को वित्तीय सहायता की पेशकश की थी, जिस पर डेनमार्क काफ़ी नाराज़ हुआ था, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो एक स्वायत्त द्वीप है जो डेनमार्क के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डेनमार्क के द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद को ग्रीनलैंड के प्रति अमेरिका की औपनिवेशिक नीति के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान हो जाता है। एक जो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह भी ग्रीनलैंड ही है। और यह जो ग्रीनलैंड है विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ दुर्लभ धातुएं इस क्षेत्र से यह जो क्षेत्र है समृद्ध है, जैसे कि प्रोसियोडियम, नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम। इस प्रकार की जो दुर्लभ धातुएं, जो महंगी धातुएं हैं, उनसे यह समृद्ध द्वीप है। इसलिए यह इस व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और लंबे समय से जो ये जो धातुएं जिनकी हमने बात की, प्रोसियोडियम, नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, इस तरह की जो दुर्लभ धातुओं को का जो आपूर्ति करता है वह चीन बना हुआ था। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अर्थात विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यह प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। और यह दूषित भोजन और पानी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा जो दिवस है उसकी थीम थी सभी का खाद्य सुरक्षा सभी का अधिकार, अर्थात फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो ये जो इसकी थीम थी इस बार की वर्ष 2020 के लिए। अब इसका उद्देश्य की बात करें तो इस दिवस को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। WFSD अर्थात वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे को पहली बार वर्ष 2019 के अंदर मनाया गया था अदिस अबाबा सम्मेलन और जेनेवा फोरम के द्वारा। खाद्य सुरक्षा के पैमाने पर प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए इसको मनाया गया और इसे द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी नामक विषय के तहत मनाया गया था। द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी के तहत मनाया गया था। और अदिस अबाबा, यह जो अदिस अबाबा है वह इथियोपिया की राजधानी है और जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड का शहर है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जो 2 एजेंसियां हैं जिनके अंदर खाद्य और कृषि संगठन, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO कहा जाता है, और दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है, उन दोनों को दुनिया भर के अंदर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट। महाराष्ट्र के ठाणे में इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर ने कोविड-19 के रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट बनाया है। और ये जो रोबोट है इसका नाम कोरोबॉट दिया गया है। और ये जो कोरोबॉट है वह जो नर्सिंग स्टाफ और जो वार्ड स्टाफ है और जो अन्य देखभाल करने वाले जो लोग हैं, जो वार्ड के अंदर जो रोगियों की देखभाल करते हैं, तो उन्हें उनकी उपस्थिति के बिना ये जो रोबोट है वहाँ पर कार्य करेगा और इन कोविड-19 के रोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। कोरोबॉट नाम का जो ये रोबोट है यह IoT अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तकनीक पर आधारित है, इस पर कार्य करता है। और ये जो विश्व की किसी भी लोकेशन से एक स्पेशल ऐप है, जो इसको कंट्रोल करने वाला जो ऐप है, एक स्पेशल ऐप है, उसके द्वारा इसे ऑपरेट किया जाएगा। यह स्वतंत्र रूप से भोजन, पानी, पेय पदार्थ, दवाइयाँ और यहाँ तक कि रोगियों को कुछ अच्छी सलाह भी देता है। अर्थात इसके ऑपरेशन के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए इसके साथ किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी मानवीय श्रम की इसमें
आवश्यकता नहीं होती है और यह स्वयं ही भोजन, पानी, पेय पदार्थ, दवाइयाँ आदि देने का कार्य कर देता है। साथ ही रोगियों को कुछ अच्छी सलाह भी देता है और साथ ही रोगियों के साथ नर्सों या वार्ड स्टाफ की शारीरिक उपस्थिति या संपर्क की आवश्यकता को समाप्त करता है। अर्थात इन वार्डों के अंदर बार बार जो नर्स या वार्ड स्टाफ को जाकर के इन रोगियों को संभालने की आवश्यकता नहीं होगी। यह जो कार्य है, यह जो डिवाइस है ये स्वयं कर लेगी। वर्तमान में पहला जो कोरोबोट है वह कल्याण मुंबई के हॉली क्रॉस हॉस्पिटल के अंदर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है और वहाँ पर यह कार्य कर रहा है। और इसका जो डिज़ाइन है वो एक जो स्टार्टअप है PNT सॉल्यूशंस, उसके डोंबिवली मुंबई के संस्थापक प्रतीक तिरोडकर के द्वारा किया गया है। स्पंदन अभियान। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिसकर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भ्रातृघात की घटनाओं को कम करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया जिसे स्पंदन अभियान कहा गया है। ध्यान देने की बात है कि पिछले 2 वर्षों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है, जो कि एक चिंता का विषय है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को शुरू किया गया है। यह जो अभियान है इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े हुए पुलिस अधीक्षक प्रत्येक शुक्रवार को अपने ज़िलों के अंदर एक परेड शुरू करेंगे और इसके बाद पुलिसकर्मियों की जो शिकायत है उनका समाधान भी किया जाएगा। साथ ही इस अभियान के तहत जो अधिकारी जो अवसाद में हैं, जो टेंशन के अंदर रहते हैं, उनका चिकित्सकीय उपचार किया जाएगा, अर्थात उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और साथ ही उनके लिए परामर्श भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस अभियान ये जो अभियान है ये सभी जिला मुख्यालयों पर पुलिसकर्मियों के लिए योग कक्षाओं की व्यवस्था भी करेगा और अर्थात उन्हें योग कक्षाएं दी जाएंगी और इसके लिए जो स्थानीय योग शिक्षक हैं उनका सहयोग भी मांगा गया है और वे जो स्थानीय योग शिक्षक है वो इन कक्षाओं का संचालन करेंगे। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से पुलिस थानों का दौरा करें और मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था भी करें जिससे कि इनके तनाव को, इनके अवसाद को कम किया जा सके, क्योंकि 2 वर्षों के अंदर 50 पुलिसकर्मियों के द्वारा आत्महत्या किया जाना एक गंभीर विषय है। इसका अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वह काफ़ी तनाव के अंदर गुजर रही है, तो इसे कम करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना अति आवश्यक है। अगला टॉपिक है मैग्नेटो कैलोरिकल मटेरियल। पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र अर्थात इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के लिए एक रेयर अर्थ आधारित मैग्नेटो कैलोरिकल जो मटेरियल है उसे विकसित किया है। यह वह सामग्री है जिसे चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग और निष्कासन से इस मटेरियल को गर्म या ठंडी बनाया जा सकता है। पाउडर धातुक्रम और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान यानी ARCI और इस जो है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान विकास केंद्र है। मैग्नेटो कैलोरिकल सामग्री से संबंधित जो शोध कार्य हैं वो एक पेपर के अंदर पेपर जिसे जर्नल ऑफ एलॉयज एंड कंपाउंड्स कहा जाता है उसके अंदर प्रकाशित किया गया था। चुंबकीय सामग्री की उन्नत अवस्था ने कीमोथेरेपी जैसे कैंसर उपचार के दुष्प्रभावों को हल करने के लिए चुंबकीय अतिताप यानी मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया के विकास को बढ़ावा दिया है। तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैंसर का उपचार करना अब और अधिक बेहतर होगा और इसमें कीमोथेरेपी जैसे जो उपचार है जो काफ़ी पीड़ा देने वाले उपचार हैं उनके और दुष्प्रभाव जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं उनसे अब राहत मिलने की उम्मीदें हैं। तो इसी के साथ में आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हुए और बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब इसी क्लास में दिया जाएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे 2020 की थीम क्या है? तो आप इसका जवाब वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, जो द वर्ल्ड ओशियन डे 2020 की जो इस वर्ष की जो थीम है वह है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, अर्थात एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिवर्ष 8 जून को
जो वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महासागरों का हमारे जीवन में महत्व समझाना और इसके अलावा जो महासागर है उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी वजह से आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा इन महासागरों से जुड़े हुए जो पहलू हैं जैसे कि फूड सिक्योरिटी, जिसके बारे में हमने अभी बात की है कि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे मनाया गया है हाल ही में। तो फूड सिक्योरिटी, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, सी रिसोर्सेज का अंधाधुंध उपयोग और क्लाइमेट चेंज आदि पर भी इसके अंतर्गत प्रकाश डाला गया है। इस टॉपिक से संबंधित और अधिक डिटेल से जानकारियां हैं वो आपको हमारी कल की 9 जून की जो क्लास है उसमें पूरी डिटेल से टॉपिक मिल जाएगा। और इसके अलावा अन्य परीक्षा उपयोगी जो उस परीक्षा की दृष्टि से अन्य जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको उसके अंदर पूरी डिटेल से मिलेंगे। तो उसके लिए आप हमारी कल की क्लास दे सकते हैं। और बारी है अब आज के प्रश्न की, जिसका जवाब आपको देना है। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में येल यूनिवर्सिटी के द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? आपको अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। और इसके अलावा आप अपने जो भी सुझाव, आपकी समस्याएं, आपके जो फीडबैक्स हैं उन्हें भी आप कमेंट में लिख करके हमें उससे अवगत करा सकते हैं। थैंक यू।